तो फिलहाल मैं हूँ अभी भारत की राजधानी नई दिल्ली में और यहाँ से आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ भारतीय रेलवे में चलने वाली सबसे लंबी दूरी की संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। और ये ट्रेन है ट्रेन नंबर 12218 चंडीगढ़ कोच्चिवली केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। बात करें रूट की तो ट्रेन चंडीगढ़ नई दिल्ली कोटा रतलाम वडोदरा पनवेल रत्नागिरी मडगांव मैंगलुरु कोझिकोड एर्नाकुलम होते हुए कोच्चिवली पहुंचेगी और 3090 किलोमीटर की जर्नी को ये ट्रेन 51 घंटे में पूरा करने वाली है। एक बात तो कि गाड़ी में रश बहुत है और पता नहीं जो मेरी वेटिंग है वो क्लियर होगी कि नहीं। मतलब आरएसी में सीट मिली है मुझे और 48 आवर्स की जर्नी को भी आरएसी में बहुत मुश्किल हो जाता है और सीट जो है वो कंफर्म हो जाए। पहली बार मैं किसी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में इतनी लंबी जर्नी जो है वो करने वाला हूँ, तो देर किस बात की, चलो चलते हैं अंदर और आज की इस एक्साइटिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो चलो ये रहा मेरा A2 कोच। बाहर से तो बिल्कुल साफ़ नहीं लग रहा, अंदर से देखते हैं कि साफ़ सफाई जो है वो कैसी है। फ़िलहाल तो साइड लोड सीट पे कोई नहीं है और ऐसा लगता है कि शायद चंडीगढ़ से कोई आया होगा और फिर उन्होंने डिबोर्ड कर दिया ट्रेन को। बट फ़िलहाल की तो सीट खाली है। अब देखते हैं कहाँ सीट जो है वो भरती है। थोड़ा सा सीट जो है वो नीचे चला गया और ये ऊपर उठा हुआ है। अब ऐसे में इस पर सोने में दिक्कत तो होने वाली है, पर ये मेरी सीट होने वाली है अगले 48 आवर्स के लिए। तो 1:10 पर ट्रेन का डिपार्चर है और पानी की बोतल जो है वो मैं ले ली। हालांकि निज़ामुद्दीन स्टेशन पे ट्रेन का हॉल्ट होने वाला है, लेकिन उसके बाद हमारी ट्रेन जो है वो सीधा रुकने वाली है कोटा जंक्शन पे। तो काफ़ी लंबे समय तक ट्रेन जो है वो बिना रुके चलने वाली है। बिल्कुल ऑन टाइम, यानी कि दोपहर के 1:10 पर डिपार्चर जो है वो हो चुका है और ये तो जर्नी का पहला कुछ मिनट है। अभी तो बहुत घंटे जो है वो इस ट्रेन में बिताने हमें। और ये सामने आप देखो जो अमृत भारत एक्सप्रेस है ना, उसका लोकोमोटिव जो है वो आपको किसी तो हमसफ़र ट्रेन में लगा हुआ दिख रहा है। जालंधर सिटी नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। और यहाँ बिल्कुल पैरेलल डिपार्चर जो है वो हो रहा है श्रमजीवी एक्सप्रेस के साथ। पर ये जो पैरेलल रेस है वो बहुत देर तक नहीं चलने वाली। जैसे ही गाज़ियाबाद की लाइन आएगी वैसे ही ये ट्रेन अलग दिशा में और हमारी ट्रेन जो है वो अलग दिशा में चली जाएगी। तो ये गाज़ियाबाद की लाइन जो है वो अलग हो चुकी है और हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है निज़ामुद्दीन की तरफ। तो जितनी भी ट्रेनें गाज़ियाबाद होते हुए कानपुर निकलती हैं वो इस तरह से निकलती हैं और हमारी ट्रेन बढ़ रही है निज़ामुद्दीन की तरफ। और ये देखो सामने WP5 के साथ कोई तो ट्रेन आ रही है। देखो भाई, ये पुणे दुरंतो एक्सप्रेस है। एक ज़माने में ना दुरंतो एक्सप्रेस की एक अलग क्लास होती थी, मतलब एक अलग लिवरी होती थी। लेकिन अभी देखो बिल्कुल राजधानी क्या दुरंतो क्या नॉर्मल ट्रेन सब बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। यहाँ से लोग जो है वो ऑन बोर्ड होने वाले, काफ़ी लोग ऑन बोर्ड होने वाले हैं यहाँ से। और यहाँ से लगता है ना कि जो मेरी आरएसी वाली सीट खाली थी वो यहाँ से भरने वाली है। खड़ी है हज़रत निज़ामुद्दीन रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की इकलौती वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलती है। और फ़िलहाल तो अभी ये भोपाल से यहाँ पहुँची है, लेकिन दोपहर करीब 2:40 पे ये यहाँ से रवाना होगी। तो ऐसे में ओवरटेक तो भूल जाओ, क्योंकि ये भी बहुत लेट इसका डिपार्चर होने वाला है। फ़िलहाल तो हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँच चुके हैं और यहाँ से काफ़ी लोग जो है वो ट्रेन में ऑन बोर्ड हो रहे हैं। अब ये जर्नी तो बहुत लंबी होने वाली, लेकिन मैं इस जर्नी को ना कुछ थोड़े हिस्सों में आपके सामने लाना चाहता हूँ। मतलब ठीक है, दो ही पार्ट में ये वीडियो आने वाले, लेकिन हाँ हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ स्पेशल जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। फ़िलहाल अगर बात करूं तो निज़ामुद्दीन से अभी हमें ट्रेन निकलेगी और उसके बाद सीधा इसका हॉल्ट होने वाला है कोटा पे। करीब 450 किलोमीटर की जर्नी जो है वो बिल्कुल नॉन स्टॉप करने वाले हम। और एक और चीज़ है कि निज़ामुद्दीन से कोटा की जर्नी में बहुत सारे अच्छे स्टेशन जो है वो हम स्किप करने वाले हैं। और कोटा और हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच चलने वाली एक स्पेशल ट्रेन कोटा हज़रत निज़ामुद्दीन जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी हम ओवरटेक करने वाले हैं। तो ये ओवरटेक देखने लायक होगा। मतलब दोनों ही 130 वाली गाड़ियाँ हैं, लेकिन हमारी ट्रेन जो है वो उस ट्रेन को ओवरटेक करने वाली है। तो ये इस हिस्से में देखना बहुत मज़ेदार होने वाला है। फ़िलहाल तो अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है हज़रत निज़ामुद्दीन से।
दूसरी बार हो रहा है जब हमारी ट्रेन जो है वो चलते चलते रुकी है। पता नहीं क्या दिक्कत है, पर 2 बार चेन पुलिंग जो है वो हो चुकी। चलिए फाइनली अब जाके डिपार्चर जो है वो हो चुका है, बस अब चेन पुलिंग ना हो। मैंने सोचा था कि फ़रीदाबाद बल्लभगढ़ जो है वो बड़े अच्छी रफ्तार में स्किप करने वाले हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ट्रेन जो है वो पिछले 10 मिनट से क्रॉल कर रही है। तुगलकाबाद से ट्रेन जो है वो क्रॉल कर रही है और कारण पता नहीं क्या है। मेरे ख्याल से आगे जो है वो महाकौशल एक्सप्रेस जो है वो भी चल रही है लाइन में, तो शायद हो सकता है उसके कारण से हमारी ट्रेन जो है वो धीरे चल रही है, क्रॉल कर रही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद हम आगे चल करके महाकौशल को ओवरटेक करें। चलो फाइनली जो है अपनी सीट जो है वो मिल गई, मतलब एक और साइड लोअर जो है वो मिल गई मुझे। और अब ये साइड लोअर जो है ये मडगांव तक रहने वाली है। हालांकि मडगांव के बाद वैसे ही ट्रेन जो है वो खाली हो जाएगी, तो उसका कोई दिक्कत है नहीं। बट हाँ, एक साइड लोअर जो है कम से कम वो अब मुझे मिल चुकी है। अब जर्नी करने में थोड़ा और मज़ा आएगा। फिलहाल चलो, मथुरा का स्किप जो है वो भी होने वाला है। वो भी मज़ेदार स्किप होता है, हालांकि स्लो स्पीड में स्किप होता है। लेकिन हाँ, एक ही सोचने वाली बात है कि महाकौशल को हमने अभी तक ओवरटेक नहीं किया, बिल्कुल हमारे वो आगे आगे चल रही है। अब देखना ये है कि मथुरा के पहले हम उसको ओवरटेक करते हैं या फिर वो निकल जाती है, तो ये देखना थोड़ा भी ज़रूरी है। A few moments later. और फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो कोसी कला को स्किप कर रही है और यहाँ से जो महाकौशल एक्सप्रेस है ना वो निकल चुकी है आगे वाले स्टेशन के लिए। अब यहाँ तो कोई ओवरटेक जो है वो हुआ नहीं, देखते हैं अगले स्टेशन पे क्या होता है। अच्छा, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कुछ नए तरीके से। ये देखो आप, कुछ नए तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल हमारे ट्राई कलर के साथ, और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख करके। तो अपना भी अराइवल हो चुका है मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और सामने मेरे ख्याल से खड़ी है महाकौशल एक्सप्रेस, जिसने हमें ओवरटेक नहीं दिया तो नहीं दिया बस। वैसे मथुरा में हमारा हॉल्ट तो नहीं है, बहुत स्लो स्पीड में, बहुत ही कम रफ्तार में। और नॉर्मली सारी जो प्रीमियम ट्रेन होती हैं जो मथुरा स्किप करती हैं वो बिल्कुल इसी रफ्तार में मथुरा को स्किप करती हैं। और ये रही वो महाकौशल एक्सप्रेस जिसने हमें ओवरटेक जो है वो नहीं दिया। फाइनली मथुरा में आके मिली वो। तो चलो फाइनली नई दिल्ली भोपाल मेन लाइन से अलग होते हुए हम अब मथुरा से डिपार्चर के बाद ना सिर्फ कोटा जनशताब्दी जो है वो बचती है। उसका ओवरटेक जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है और वो भी भरतपुर के काफ़ी आगे है। और हमारी ट्रेन जो है बस भरतपुर पहुंचने वाली है, स्किप करने वाली है उसको। अब देखते हैं, वैसे तो उसका शेड्यूल ओवरटेक तो है, तो ओवरटेक तो होगा ही। अब ओवरटेक कहाँ पे होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चलो बाहर से आपको भरतपुर का जो स्किप है वो दिखाता हूँ। और अब हम राजस्थान में एंटर होने वाले हैं।
करीब 4 बजने वाले हैं और फिलहाल अभी ना हमारी ट्रेन बयाना जंक्शन को स्किप करने वाली है और उसके साथ ही तुरंत बाद हिंडौन सिटी जो है वो स्किप करेंगे। बाकी एक चीज़ है कि कोटा जनशताब्दी जो है वो बहुत आगे आगे चल रही है, तो मुझे लगता है कि शायद गंगापुर सिटी के बाद ही उसका ओवरटेक जो है वो हमें देखने को मिले, या फिर गंगापुर सिटी के पास में ओवरटेक जो है वो देखने को मिले। तो फिलहाल तुम आप बयाना और हिंडौन सिटी का जो स्किप है ना वो आप देखो, थोड़े राजस्थान के नज़ारे जो है वो एंजॉय करो और देखते हैं कोटा जनशताब्दी का ओवरटेक जो है वो कब तक होता है। ट्रेन को प्रायोरिटी तो बहुत है और ट्रेन जो है वो कंटिन्यूस 130 की रफ्तार में चल रही है तब से। और बयाना के बाद हिंडौन सिटी को भी हम स्किप करने वाले हैं, तो वो स्किप भी बहुत तेज़ होने वाला है। हमारी ट्रेन और कोटा जनशताब्दी के बीच में ना करीब 10 किलोमीटर का फासला है। अब हो सकता है कि ये 10 किलोमीटर का फासला जो है वो बना रहे और कोटा जनशताब्दी जो है वो गंगापुर सिटी पहुंच जाए और हमारी ट्रेन वहीं पे उसको ओवरटेक करे। और ये नई तरीके का जो डबल डेकर कार्गो लाइनर है ना वो इंडियन रेलवे शुरू कर रही है, तो ये देख करके बड़ा अच्छा लगा और पहली बार देखा मैंने इस तरह का कार्गो लाइनर। और ये देखिए गंगापुर सिटी को स्किप तो कर रहे हैं लेकिन कोटा जनशताब्दी जो है वो कहीं दिखी नहीं, क्योंकि वो यहाँ से निकल चुकी है और बहुत ही स्लो स्पीड में हमारा स्किप जो है वो हो रहा है। अब इस स्टेशन पे कोटा जनशताब्दी का ओवरटेक देखने को नहीं मिला, लेकिन अगले स्टेशन पे ज़रूर से ओवरटेक जो है वो होने वाला है। तो फाइनली जिस ओवरटेक की बात चल रही थी, फाइनली वो ओवरटेक जो है वो देखने को मिल गया और चलो फाइनली वो चीज़ तो ख़त्म हुई है। और अब ना हमारी ट्रेन सवाई माधोपुर को स्किप करने वाली है। एक बड़ा स्टेशन है वो, और उससे पहले क्या खूबसूरत नज़ारे जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये रणथंभौर जो है ये अभी स्किप हो रहा है। रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना ही होगा, तो ये रणथंभौर जो है वो अभी स्किप कर रहे हैं हम। तो जिनको टाइगर सफारी पे आना होता है, जंगल सफारी करना होता है, वो रणथंभौर आकर के काफ़ी बढ़िया जंगल सफारी जो है वो कर सकते हो, टाइगर सफारी जो है वो कर सकते हो। अब एक बात तो पक्की है कि सूर्यास्त आज बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलने वाला है, लेकिन एक बात का अभी श्योरिटी नहीं है कि सवाई माधोपुर का स्किप जो है वो कैसा देखने को मिलेगा। तो सवाई माधोपुर का स्किप तो बहुत अच्छा देखने को मिला और अभी सूर्यास्त होने वाला है, तो सूर्यास्त भी बहुत ही अच्छा दिखेगा। और अगर इसी सूर्यास्त के बीच में चंबल नदी देखने को मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी।
तो बिल्कुल जैसी उम्मीद थी, बिल्कुल सूर्यास्त के साथ चंबल नदी देखने को मिली है और जल्दी ही पहुंच रहे हैं हम कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ना, ये है उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हमसफ़र। फाइनली कोटा जंक्शन पे अपना अराइवल हो रहा है इतनी देर बाद। और अगर मैं बात करूं तो हमने करीब 458 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है और ये सफ़र तय करने में हमारी ट्रेन को 4 घंटे 54 मिनट का वक्त जो है वो लग गया। तो बिल्कुल नॉन स्टॉप ट्रेन आई है। हालांकि हाँ, बिल्कुल थोड़ा देर के लिए ट्रेन रुकी ज़रूर से थी, पर हाँ ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई हॉल्टिंग स्टेशन नहीं था, डायरेक्ट कोटा में ट्रेन आके रुकी है। चलो, मैंने अपना डिनर जो है वो भी कोटा मंगा लिया क्योंकि रतलाम में काफ़ी लेट हुआ था। बाकी अगर बात करूँ कोटा की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं, यानी कि सवाई माधोपुर दिल्ली की तरफ से एक ये लाइन यहाँ पे आके मिलती है और एक लाइन यहाँ सीधा निकलती है नागदा की तरफ और एक लाइन इधर से ट्रेन आ रही है, मतलब कि ये गुना की तरफ से लाइन। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती है और हाँ, एक लाइन जो कि गुडला जंक्शन से निकलती है उधर चित्तौड़गढ़ की तरफ, तो वो भी लाइन जो है वो यहाँ के मिलती है। आप बोल सकते हो कि चित्तौड़गढ़ की लाइन यहाँ पे आके मिलती है। हालांकि उसका मिलन जो है वो गुडला जंक्शन पे होता है, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि कोटा से वो लाइन जो है वो अलग होती है। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए कोटा जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वैसे यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था शाम के 8:05 का, पर ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ 25 मिनट की देरी से आई है। चलो, इतना देरी जो है वो चलता है और मुझे लगता है कि शायद आगे ट्रेन जो है वो अपनी ये जो देर है ना वो कवर कर लेगी आराम से, क्योंकि इसके बहुत कम हॉल्ट्स हैं। और स्लैग की बात तो हाँ, स्लैग भी काफ़ी मिला हुआ है, लेकिन फिर भी कवर कर लेगी ट्रेन। ये हमारी ट्रेन के निकलने का संकेत जो है वो भी हो चुका है, प्रोसीड का सिग्नल जो मिल चुका है हमें। तो 10 मिनट का हॉल्ट था और ट्रेन 10 मिनट यहाँ पे रुकी और अब निकलने को बिल्कुल तैयार है हम। तो चलिए, 10 मिनट नहीं बल्कि 15 मिनट के हॉल्ट के बाद फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ऐसे यहाँ पे बैठ करके ट्रेन का इंतज़ार करना कितना अच्छा लगता होगा ना। हल्की हल्की शाम हो रही हो और यहाँ बैठ करके आप ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो। ऐसे खुले खुले स्टेशन जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब जहाँ पे शेड ना हो और शाम के वक्त में अगर आप बैठे हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलो, कोटा से अपना डिपार्चर जो है वो तो हो गया और शाम के करीब 7 बज चुके हैं अभी। और शाम के वक्त में ये जो घाट सेक्शन था ना वो गुजरने वाला है, जो दारा घाट है, पर ठीक से दिखा नहीं पाऊँगा और कैमरे में ठीक से क्लियर कुछ आएगा भी नहीं, तो कोई मतलब नहीं दिखाने का। मैंने सोचा कि चलो ढलती शाम के साथ जल्दी से अपना डिनर जो है वो कर लेते हैं गर्मा गर्म। तो मैंने ऑनलाइन जो है कोटा से अपना डिनर जो है वो मंगवा लिया था। एक थाली जो है वो वही मंगा ली मैंने। तो ये थाली मैंने मंगाई है, इसमें चपाती है, राइस है, दाल है, पनीर की सब्ज़ी है और ये नॉर्मल आलू की सब्ज़ी है, ड्राई वेज है और एक गुलाब जामुन जो है वो इसमें है। तो ये होने वाला है अपना आज का डिनर। जल्दी डिनर करके रतलाम जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, रतलाम का अराइवल जो है वो दिखाऊंगा। हाँ, उससे पहले जो नागदा का स्किप है वो मैं ज़रूर से आपको दिखाऊंगा। वाह, बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया खाना ऑर्डर होगा। बाकी चलो डिनर जो है वो करता हूँ और सीधे मिलता हूँ आपसे जब हमारी ट्रेन नागदा जंक्शन को स्किप कर रही होगी, क्योंकि उससे पहले बाहर कुछ भी दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, सब अंधेरा जो है वो छा रखा है। पता नहीं इतनी रात में आपको दिखाई दे रहा है नहीं, पर ये लाइन जो आप देख रहे हो ना, ये उज्जैन की तरफ से आती हुई लाइन है और उज्जैन की तरफ आती हुई लाइन हमें ये बता रही है कि नागदा जंक्शन जो है वो हम स्किप करने वाले हैं। थोड़े स्लो स्पीड में स्किप करेंगे, तो बहुत ही धीमी रफ्तार में नागदा जंक्शन को हम स्किप कर रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे हम रुक भी जाएं, हालांकि प्लेटफॉर्म स्किप जो है वो नहीं हो रहा, पर बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांत और काफ़ी अच्छा स्टेशन लगता है मुझे ये। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि हमें लगा था कि शायद नागदा जो है वो हम करीब 9:20 या 25 मिनट पे स्किप करेंगे, लेकिन बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट ऑन टाइम चल रहे हैं हम। अब हमारी गाड़ी करीब 30 मिनट लेट चल रही थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट बिल्कुल ऑन टाइम चल रहे हैं हम। करीब 9 बजे हम
नागदा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। हालांकि 8:40 पे इसको स्किप करना चाहिए था, लेकिन ऑलमोस्ट ऑन टाइम चल रहा है, सिर्फ 10 मिनट का फासला है। और मुझे लगता है कि रतलाम भी हम शायद ऑन टाइम पहुंच जाएं या फिर जस्ट 10 मिनट का अंतर हो। हमारी ट्रेन बहुत देर से यहाँ नागदा के जस्ट बाहर खड़ी है। ये जो आप ऊपर से जाती हुई लाइन देख रहे हो ना, ये रतलाम का फेमस क्यू कर्व है। और अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से ट्रेन जो है वो उस तरफ जाती हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज़ लगता है मुझे ये। बाकी खैर चलो, रतलाम में अपना अराइवल जो है वो हो रहा है और बिल्कुल लेट हो गया यहाँ पहुँचते पहुँचते। लगा था कि शायद हम ऑन टाइम पहुँच जाएंगे, पर नागदा के बाद ट्रेन ऐसे रुकी ना कि बस उसके बाद से बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पहुँची है। और फाइनली रतलाम में अपना अराइवल जो है वो हो रहा है। चलो फाइनली पहुँच चुके हैं रतलाम। बिल्कुल टाइम जो था वो 9:30 बजे का था, पर ट्रेन यहाँ पहुँची करीब 10:20 पे। ऑलमोस्ट 50 मिनट लेट ट्रेन पहुँची है। बाकी प्रवीण भाई थैंक यू सो मच। आप मतलब एक तो आप इतना देर से आप वेट कर रहे हो यहाँ पे, आप तो मेरे ख्याल से 1 घंटे पहले यहाँ पहुँच गए थे। 1 घंटे से आप वेट कर रहे हो बस इसलिए क्योंकि मुझे रतलाम की सेव दूध की सब्ज़ी जो बहुत पसंद है। और बाकी रतलाम कैसा है? फर्स्ट क्लास। आप करो रतलाम को एक्सप्लोर। रतलाम जल्दी कभी ऐसे अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, अच्छे से मतलब टाइम निकाल लेकर के। बाकी हाँ चलो, अब यहाँ से ना जो मेजर जर्नी है वो रात के वक्त में बीतने वाली है। मतलब ये पूरा वडोदरा और ये सब चीज़ें रात में आने वाली है, तो मैं रात में वो सब नहीं दिखाऊंगा। सीधे आपसे मिलूंगा सुबह के वक्त में जो हमारी ट्रेन वसई पहुँचेगी। लेकिन हाँ फिलहाल अभी प्रवीण भाई की डिनर जो है वो बाकी है। आपको ज़रूर से बताऊंगा कि टेस्ट यहाँ कैसा है। यहाँ की सेव दूध की सब्ज़ी जो है ना वो भाई बहुत ही उम्दा होती है। बिल्कुल 5 मिनट की ट्रेन रुकी और वापस से डिपार्चर जो है वो हो गया। बिल्कुल जल्दी आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच इन सब के लिए। हाँ बिल्कुल श्योर। थैंक यू सो मच प्रवीण भाई, बाय। हाँ बिल्कुल। वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जो है वो प्यार देते हो अपना और इस तरह से मिलने आते हो। तो थैंक यू सो मच प्रवीण भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और आपने ये जो सेव दूध की सब्ज़ी जो दी है ना मुझे, मतलब बस मेरी इच्छा पूरी कर दी। प्रवीण भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज दिन भर की भाग दौड़ के बाद और डिनर करने के बाद मैं सो जाता हूँ और ये सोचता हूँ कि सुबह वसई में उठूँगा। लेकिन जब सुबह नींद खुलती है तो ट्रेन हमारी वसई स्टेशन को क्रॉस कर चुकी थी। तो नया दिन, नई ऊर्जा और नई संभावनाओं के साथ आज मैं शुरू करता हूँ इस जर्नी को। और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई आज की। तो देखते हैं कि आज का दिन जो है वो कितना अच्छा जाने वाला है। बाकी हमारी ट्रेन का अब जो अगला हॉल्ट है वो पनवेल होने वाला है, तो सीधा मैं आपसे वही मिलता हूँ पनवेल पे ही। और उसके बाद का जो रूट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अब जो है, अब देखो मुंबई को तो पीछे हम छोड़ ही रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन कोंकण की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। कोंकण में जो नज़ारे मिलते हैं ना वो तो बहुत ही अलग ही होते हैं। और बहुत टाइम बाद मैं कोंकण की तरफ जा रहा हूँ। और हालांकि मानसून के वक्त में कोंकण की खूबसूरती एक अलग ही लेवल पे होती है, लेकिन अभी भी कोंकण जो है वो अच्छा ही होगा। ये देखो बिल्कुल गर्मा गर्म कटलेट जो है वो सर्व में पेंट्री कार से बन के है। टेस्ट भी अच्छा है, टेस्ट वाकई में अच्छा है। मतलब मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ अगर तो 8 आउट ऑफ 10 दूंगा इसको। मतलब उस लेवल का अच्छा ही है। तो फाइनली आज के दिन का पहला स्टेशन यानी कि पनवेल स्टेशन पे अपना अराइवल हो रहा है। बिल्कुल ऑन टाइम 7:30 का अराइवल था और ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पहुँच रही है। दीवा सावंतवाड़ी पैसेंजर है और आप देखो पैसेंजर LHB कोच के साथ है। ये सिर्फ यही हो सकता है। और क्या खूबसूरत सुबह जो है वो हो रखी है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज का बिल्कुल नया दिन, पहुंच चुके हैं पनवेल जंक्शन रेलवे स्टेशन। 1400 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी हुई है। दीवा सावंतवाड़ी पैसेंजर जो है उसका डिपार्चर जो है वो हो गया और हमारी ट्रेन अभी भी यहीं पे खड़ी है। बाकी इसके बाद हमारी ट्रेन का सीधा हॉल्ट जो है वो रत्नागिरी में होने वाला है। और रत्नागिरी यहाँ से करीब 280 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारी ट्रेन का जो वाटर फिलिंग है वो अभी हो रहा है। बिल्कुल पानी खत्म हो चुका था, लेकिन चलो अच्छी बात है कि इस ट्रेन का रखरखाव जो है वो काफ़ी बढ़िया है। अंदर साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है और वाटर फिलिंग और बाकी चीज़ें जो हैं वो तो टाइम टू टाइम होती रहती हैं। तो फिलहाल अपना डिपार्चर तो हो चुका है पनवेल से। बाकी आपने जो अभी दीवा सावंतवाड़ी पैसेंजर देखा, उसी ट्रेन को हम ओवरटेक भी करने वाले हैं। और आज के दिन तो हम पूरा कोंकण को एक्सप्लोर करने वाले हैं। मतलब आज आपको सिर्फ पहाड़, नदियाँ और टनल जो है
ये देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरे दिन आपको यही नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। और अभी हमारी ट्रेन जो है वो रोहा स्टेशन पहुंचने वाली है, पर उससे पहले ट्रेन जस्ट इस स्पॉट पे आके रुकी। क्या खूबसूरत लग रहा है ना, बिल्कुल शांति, पीछे पहाड़, और अब यहाँ से जो खूबसूरती है ना वो और बढ़ने वाली है। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को लेकर के। अब देखो क्या खूबसूरत लग रहा है ये स्पॉट। चलो फाइनली अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका। बहुत देर से ट्रेन वहाँ पे रुकी थी। और ऐसे ही छोटी छोटी बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं वो आपको इस पूरे रूट भर में देखने को मिलेंगी, जो इस रूट को और खूबसूरत जो है वो बनाएंगी। फ़िलहाल रोहा में अपना अराइवल जो है वो होने वाला है। अच्छा, मराठी या फिर कोंकणी में मेरे ख्याल से रोहे बोलते हैं इसको। और वड़ा पाव जो है वो तो मुझे खाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद नहीं यार नहीं, मुझे लग रहा है शायद आप ऐसे राइमिंग कर रहे हो, बस रोहे के साथ पोहे। नहीं, रोहा का पोहा फेमस है। और ये वड़ा पाव, वड़ा पाव तो मुंबई का फेमस है सबसे ज़्यादा। तो ये भी तो ऑलमोस्ट मुंबई के पास का ही सब है। तो पोहे बढ़िया बॉम्बे में मिलते हैं। अच्छा। बॉम्बे तो हर जगह गली गली में वड़ा पाव अच्छा है। तो सुबह के करीब 9 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है रोहा स्टेशन। और अगर बात करूँ रोहा की ना, तो रोहा जो है एक तरह से सेंट्रल रेलवेज़ का एंड स्टेशन है। और खूबसूरत कोकण की शुरुआत जो है वो यहाँ से हो जाती है। और अब इसके बाद से पूरा आपको कोकण जो है वो देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है ये। और यहाँ पे हम सिंधु दुर्ग एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले थे, पर वो ट्रेन जो है वो आगे चली गई। हमारी ट्रेन काफ़ी देर तक पीछे खड़ी थी, तो वो आगे निकल के देखते हैं उसका ओवरटेक कहाँ पे होता है। और अभी तो सुबह के सिर्फ 9 बजे हैं और पूरे दिन की जर्नी आज होने वाली है। मडगांव तक पूरा ट्रेन जो है वो दिन के उजाले में कोकण को एक्सप्लोर करते हुए चलेगी। और यहाँ के वड़ा पाव मैंने ट्राई किए और यहाँ के वड़ा पाव भी मुझे अच्छे लगे। बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया है। सबसे बेस्ट चीज़ है कि गर्मा गर्म है, इसलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से कुंदालिका रिवर है। हालांकि फ़िलहाल तो पानी उतना दिख रहा है, लेकिन हाँ जब मानसून होता है तो ये पूरे अपने शबाब पे होती है। अपनी ट्रेन पहुंच रही है मानगांव स्टेशन, स्किप करने वाले हैं और वहाँ पे सिंधु दुर्ग एक्सप्रेस को ओवरटेक जो है वो भी होने वाला है। तो चलो कुछ एक्साइटिंग जो है वो देखने को मिलेगा अभी। अब मेरे ख्याल से यही दीवा सावंतवाड़ी पैसेंजर ट्रेन है, जिसका नाम शायद से सिंधु दुर्ग एक्सप्रेस है। और जब भी मैं कोकण रेल रूट पर ट्रैवल करता हूँ, ज़रूर से सावित्री नदी के इस प्यारे से नज़ारे को कैप्चर करता हूँ, क्योंकि यहाँ से ये पूरे गांव के जो नज़ारे हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो सुबह करीब 10:30 बजे का वक्त हुआ है और बहुत देर से ट्रेन जो है वो नॉन स्टॉप चलती जा रही थी। फ़िलहाल ये कोई स्टेशन है, स्टेशन का नाम जो है वो तो मुझे नहीं दिखा। ये कुल्लमबिड़ी कुछ करके स्टेशन है। यहाँ पे ट्रेन रुकी और सभी लोग जो है वो ट्रेन से बाहर आकर के थोड़ा वॉकिंग जो है वो कर रहे हैं। और मुझे भी काफ़ी टाइम मिल गया कि थोड़ा बाहर आ जाऊँ और थोड़ा वॉकिंग कर लूँ। और काफ़ी बढ़िया मौसम इधर का, पीछे पहाड़ जो है वो दिख रहे हैं। और ये स्टेशन काफ़ी पीसफुल, काफ़ी बढ़िया है। और ऐसे स्टेशन पे उतर करके वॉकिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है। और देखो सभी लोग जो है ना, उधर नॉर्मल जो जनरल क्लास में लोग बैठे थे वो भी लोग निकल चुके हैं। अब इसके बाद जो मेन स्टेशन जो हम स्किप करने वाले हैं वो चिपलून है। और चिपलून के पहले सावित्री नदी जो है वो आती है। हालांकि सावित्री नदी मैंने आपको एक बार और दिखाया था, पर मेरे ख्याल से एक बार और हम सावित्री नदी को क्रॉस करेंगे चिपलून के पास में। फिर उसके बाद करीब दोपहर के 12:30 बजे हम पहुँचेंगे रत्नागिरी और फाइनली वहाँ पर हॉल्ट जो है वो होने वाला है। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। इसी के क्रॉसिंग के लिए हमारी ट्रेन को इतने देर से यहाँ पे रोका गया था।
लगा था कि चिपलून शायद हम स्किप करने वाले हैं, यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं हमारा, लेकिन यहाँ पे ट्रेन स्लो हुई और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे रुकने भी वाली है। अगर बात करूँ चिपलून की तो बड़ा ही खूबसूरत सा ये कस्बा लगता है मुझे, और मैंने बहुत सारी मूवीज़ में इसका नाम सुना हुआ है। तो चिपलून जो है वैसे तो बारिश के वक्त में बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन हाँ इस वक्त भी अगर मैं चिपलून घूमना चाहूँ तो यहाँ के जो वाइट सैंड बीचेस हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो काजू का उत्पादन होता है वो भी काफ़ी मात्रा में होता है। और एक और चीज़ है कि यहाँ के जो आम होते हैं ना वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। मतलब ठीक है, रत्नागिरी के हापुस आम जो है वो इसी आसपास के एरिया में जो है वो उगाए जाते हैं, और ये आम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत पॉपुलर हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इस जगह की ये खास बात है। बाकी हाँ, बहुत देर से इस गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है कि जल्दी से ये गाड़ी आए और हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर जो है वो मिले, तिरुनेलवेली दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलो जैसे ये ट्रेन आई उसके बाद अनाउंसमेंट हो गया कि हमारी ट्रेन का डिपार्चर जो है वो होने वाला है। तो सिंगल लाइन होने के कारण से ट्रेन किसी भी स्टेशन पे रुक जाती है क्रॉसिंग के लिए, और ऐसे में जो लोग लंबी दूरी में ट्रैवल कर रहे हैं उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है बाहर निकलने का, थोड़ा सा अपने आप को और फ्री करने का, और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे छोटे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है। तो देखो यही कोई ट्रेन, अब पता नहीं कौन सी ट्रेन है, मैं ट्रैक तो बिल्कुल नहीं कर पाया, लेकिन हाँ कोशिश करूँगा कि नाम जो है वो पढ़ लूँ मैं। तो इसकी क्रॉसिंग जो थी इसीलिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोका गया। मे भी हो सकता है कि नेत्रावती हो। गुड्स ट्रेन। तो रत्नागिरी के आने में तो अभी टाइम बचा हुआ है काफ़ी, लाइक 1 घंटे भी और लगने वाले हैं रत्नागिरी पहुँचने में। तब तक हमारा जो लंच जो है ना वो सर्व हो गया, और सोचा कि ट्रेन का ही लंच जो है वो करता हूँ, देखता हूँ कि कैसा होता है ट्रेन का लंच। और फिलहाल तो देखो ये है लंच जिसमें मुझे मिला है, ये छोले और पनीर की सब्ज़ी, रायता, और वो ड्राई वेज हो गया, 3 रोटियां और ये दाल और राइस। तो जाहिर सी बात है सब लोग तो ऑनलाइन मंगाएंगे नहीं, लेकिन हाँ अब जो लोग इस ट्रेन के पेंट्री पर निर्भर होना चाहते हो तो मैं थोड़ा टेस्ट करके आपको बताना चाहता हूँ कि खाना जो है वो कैसा है। देखो पैकिंग जो है वो तो बिल्कुल नॉर्मल सी है, अब पेंट्री से ही सब कुछ होके आता है तो पैकिंग क्या ही होगी। पर हाँ रोटियाँ जितनी मैंने देखी थोड़ी सी कच्ची रोटियाँ लगी मुझे। छोले जो हैं वो ठीक ठाक है, अच्छे लगे मुझे, बाकी बहुत ऑयली हैं, बहुत ऑयली हैं। और रोटियाँ मैं थोड़ी सी कम खाऊंगा क्योंकि आप खुद देखो आधी कच्ची रोटियाँ जो है वो आपको दिख जाएंगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस आधी कच्ची पका करके इसको छोड़ दिया गया है, टेस्ट करने के लिए बस मैं खा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। बाकी हाँ एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रेनों के अंदर थाली जो है वो 80 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक मिलती है। मतलब नॉर्मल थाली जो है वो आपको 80 रुपये मिल जाएगी, फिर उसके बाद से और स्टैंडर्ड थाली जब बढ़ाते जाओगे तो प्राइस जो है वो बढ़ती जाती है, और कभी कभी तो ओवर चार्ज जो है वो भी करते हैं बिना बिल के। ठीक है, कुछ ट्रेनों में खाना बहुत बढ़िया मिलता है, बिल्कुल मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, लेकिन कुछ ट्रेनों में, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेन्स में जो खाना है वो बिलो एवरेज होता है, और मेरे ख्याल से आप उस पर रिलाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ रूट होते हैं जिन पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन हाँ अब इसी रूट पे जो मांडवी एक्सप्रेस चलती है ना उसका खाना क्या बढ़िया होता है, मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाती है। लेकिन हाँ कुछ ऐसी ट्रेनें भी होती हैं जिनका खाना इतना वाहियात होता है कि आप बस टेस्ट कर लो, बस उतना ही बहुत है, उसके बाद फिर आपको खाने का मन नहीं करेगा। अपना लंच जो है वो तो हो गया, और हमारी ट्रेन जो है वो फ़िलहाल संगमेश्वर रोड पे खड़ी है। अब यहाँ खड़े होने का पता नहीं क्या कारण है, मे भी हो सकता है कोई ट्रेन जो है वो आ रही हो, क्योंकि सिंगल लाइन है और क्रॉसिंग जो है वो तो होती रहती है। तो चलो बहुत इंतज़ार के बाद ट्रेन जो है वो फाइनली आ रही है, पता नहीं कौन सी ट्रेन है, और बहुत अच्छी खासी रफ्तार में आ रही है। मेरे ख्याल से नेत्रावती जो है वो हो सकती है। करिएगा ये नेत्रावती नहीं थी बल्कि कोचीवली अमृतसर थी, जो कि पता नहीं बहुत तेज़ गई गाड़ी, और इसके लिए हमारी ट्रेन जो है वो पिछले 30 मिनट से यहाँ पे रुकी हुई थी।
और ये मेरे ख्याल से इस पूरे कोंकण रेलवे की सबसे लंबी टनल है, करबूडे टनल, जो कि करीब 6.5 किलोमीटर लंबी है। और ये टनल जो है वो उक्षी और भूके स्टेशन के बीच में आती है। तो ये बहुत ही लंबी जर्नी होने वाली इस टनल में। और यकीन मानिए कि अगर मैं लगातार इसको शूट करूँ ना तो ये वीडियो करीब 15 मिनट और लंबा हो जाएगा, इतनी लंबी टनल है ये। फाइनली ऐसा लग रहा है कि जन्मांतर बाद इस टनल से हम बाहर निकल रहे हैं, इतनी लंबी टनल थी ये। तो कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग को पार करने के बाद अब भौंके रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से बिल्कुल अब जाके नेत्रावती जो है वो मिली हमें। त्रिवेंद्रम लोकमान्य तिलक नेत्रावती एक्सप्रेस, अब जाके इससे मुलाकात हुई। तो सबसे लंबी टनल तो क्रॉस हो गई, लेकिन इस रूट पे बहुत ऊंचे ऊंचे वायडक्ट्स बने हुए हैं। कुछ तो आपको रत्नागिरी के पहले भी देखने को मिलेंगे और कुछ जो पनवल जैसे वायडक्ट हैं वो आपको रत्नागिरी के बाद में देखने को मिलने वाले हैं। तो बस पहुंचने वाले हैं रत्नागिरी और उसके बाद का सफ़र जो है वो और मज़ेदार होने वाला है। तो दोपहर के करीब 1:40 का वक्त हो चुका है और फाइनली पहुंच चुके हैं रत्नागिरी रेलवे स्टेशन। और देखो क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये। हल्की हल्की ठंडक जो है वो मौसम में है, धूप है पर धूप उतनी जो है वो चुभ नहीं रही है। बाकी अगर बात करूं रत्नागिरी पहुंचने का, तो यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था दोपहर के 12:25, पर ट्रेन यहाँ ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट की देरी से पहुँची है। और अगर बात करें तो हमने यहाँ पहुँचते पहुँचते करीब 1700 किलोमीटर की जर्नी जो पूरी कर ली है। और अगर आपको याद हो तो हम कल दोपहर में 1:30 पर दिल्ली से निकले थे और अभी वक्त हो रहा है 1:40। तो ऑलमोस्ट 24 घंटे 10 मिनट की जर्नी जो है वो पूरी हो चुकी है। तो अभी भी करीब 24 घंटे की जर्नी जो है वो और बची हुई है और देखते हैं कि आगे की जर्नी जो है वो कैसी हमारी पूरी होती है। फिलहाल रत्नागिरी पहुँचे हैं और रत्नागिरी के बाद अपना सीधा हॉल्ट जो है वो मडगांव रेलवे स्टेशन पर होने वाला है। मडगांव यानी कि गोवा। तो बहुत लोग जो है वो चंडीगढ़ से गोवा की तरफ भी यात्रा कर रहे हैं, तो वो लोग मडगांव में ट्रेन को डिवोट करेंगे। और एक बात है कि यहाँ के जितने हापुस आम फेमस है ना, उतना ही फेमस है यहाँ के क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक जी। तो उनके नाम पे आपने बहुत सारे स्टेशन के नाम जो है वो देखे होंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो उस नाम से चलती हैं। तो लोकमान्य तिलक जी का बर्थ प्लेस जो है वो रत्नागिरी है। और बाकी यहाँ रत्नागिरी में घूमने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब रत्नागिरी का बीच है और यहाँ पे गणेश जी का मंदिर भी है बहुत फेमस, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और यहाँ के बीचेस जो हैं वो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड हैं, बहुत साफ़ सुथरे हैं। तो कई लोग जो है वो यहाँ भी आते हैं अनएक्सप्लोर्ड बीचेस को देखने के लिए, थोड़ी शांति के लिए। तो हाँ, खूबसूरत जगह तो बहुत है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो बिल्कुल 1:40 पे अपना अराइवल हुआ था और 2:16 पे अपना डिपार्चर जो है वो हो रहा है। तो काफ़ी देर ट्रेन यहाँ पे रुक गई। तो ऑलरेडी ये वीडियो 40 मिनट की हो चुकी है और मैंने सोचा था कि मडगांव में आज के पार्ट को हम एंड करेंगे, लेकिन इतनी लंबी वीडियो हो गई कि आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, इसके आगे की जर्नी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि हमारी ट्रेन मडगांव जो है वो कब पहुँचती है और उसके बाद का सफ़र, यानी कि खूबसूरत केरला के बैक वाटर्स भी हम देखने वाले हैं इस जर्नी में। तो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही लंबी जर्नी जो है अभी बची हुई है। तो फिलहाल तो इस पार्ट में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में और वो पार्ट भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो वेट करिएगा, जल्दी लाऊंगा सेकंड पार्ट को। फिलहाल आज इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसी लगी ये जर्नी कमेंट बॉक्स में ज़रूर सा मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।